तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं गणित के लिए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न देखिए कि ये कितने प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, सीधा सा क्वेश्चन। या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या फिर आपसे पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और पाइथागोरस प्रमेय को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक होता है थेल्स प्रमेय, दूसरा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये कक्षा 10वीं गणित के सबसे टॉप मोस्ट प्रमेय में से गिने जाते हैं और इनके आने की संभावना 100% तक होती है। तो आइए इसको बहुत अच्छे से बहुत ही सरल भाषा के साथ समझते हैं। और आप जैसा मैं करवा रहा हूं अगर वैसा आप अपना लिख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत ही ध्यान से समझना है। तो जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है एग्ज़ाम में तो क्या करना है, सबसे पहले मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा ताकि समझ में भी आता जाए और आप लिख भी पाओ अच्छे से। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में शुरुआत करनी है कथन से। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, तो पहले तो लिखना होगा फिर उसको सिद्ध करना होगा। तो चलिए, तो लिखना कैसे होता है, पाइथागोरस का जो कथन है उसको लिखना होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कथन, मतलब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक अलग पेपर पर समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो ये देखो, ये है 90 अंश का एक कोण। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज जो है वो कहते हैं। अब इसे मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। जैसे दे देता हूँ ABC। देखो, कथन भी आपको याद नहीं करना है, कथन भी आप पे बनेगा, आप कथन को समझ जाओगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये तिरछी भुजा होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण समकोण के जस्ट सामने होती है। तो समकोण ये बना है, ये कोण जो बना है ना, इसे बोलते हैं समकोण, क्योंकि ये 90 अंश का है। तो इसके सामने की जो भुजा होती है ना, इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये जो भुजा है इसे हम कर्ण कहते हैं, याद रखना। तो AC कर्ण है। और बाकी की दो भुजाएं हैं तो वो लंब और आधार कहलाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं भी ये कहलाती हैं। कर्ण के अलावा शेष भुजाएं हैं AB और दूसरी होती है BC। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। अब कैसे इसको लिखोगे, इसमें ये बताया गया है कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कर्ण का वर्ग अगर हम कर दें, कर्ण का वर्ग, तो वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। जैसे मान लो कि ये लंब है, अगर यहाँ पे थीटा बना देते हैं तो ये लंब हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी लंब और आधार, जो अन्य दो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? लंब बचा, मान लो कि ये क्या है? लंब है। और नीचे ये क्या है? आधार है। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजाएं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग और उनके योग के बराबर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी को हम बिल्कुल यहाँ पे लिखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, लंब और आधार को हम बोलते हैं अन्य दो भुजाएं और उनका है वर्ग। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ये है कथन, और मुझे नहीं लगता कि ये आपको कहीं दिक्कत कर सकता है। इतना तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको यही चीज़ है, और जब होता है लिख लोगे तो यही चीज़ लिख दोगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी व्युत्पत्ति यानी सिद्ध करके बताने की। तो हम बीचों बीच हेडिंग डाल देंगे व्युत्पत्ति, और कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हम हेडिंग डालते हैं व्युत्पत्ति, ठीक है। अब व्युत्पत्ति करेंगे, तो व्युत्पत्ति करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो साइड में हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो मैंने आपको समकोण त्रिभुज बताया है, अब मैं बना देता हूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ यही समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पे रहता है समकोण, और बाकी हम ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपना बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं कि माना, और हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो माना समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, और कोण भी 90 अंश है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी जो है वो 90 अंश रहेगा। इतना करना है सबसे पहले, मतलब त्रिभुज के बारे में लिख देना है कि माना समकोण त्रिभुज ABC है और उसमें कोण भी कितना है, 90 अंश है। अब जो हमें सिद्ध करना है तो हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है वो क्या है कि कर्ण का वर्ग, यही है ना, यही सिद्ध करके दिखाना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चित्र के हिसाब से कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सिद्ध करना है कि जो AC का वर्ग है वो लंब क्या है, मान लेते हैं लंब AB है। तो लंब AB का वर्ग धन लगा है ना बीच में, तो धन लगा दो। फिर आधार क्या मान लेते हैं, BC। तो BC के वर्ग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है, यही तो हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे, और रचना से ही सिद्ध हो सकता है। तो रचना क्या करना है, देखो ये जो AC भुजा दिख रही है ना, जो कर्ण है ना अपना, इस पे लंब डालना है, कहाँ से, B से। तो देखो कैसे लंब डलेगा, B पे स्केल रखना है और सीधी एक लाइन इस तरीके से खींचनी है B से। तो मैं खींच देता हूँ, देखिए आप बहुत ध्यान से समझना। ये देखो ये खींच दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि B से एक लंब डला है किस पे, AC भुजा पे। तो जिस बिंदु पे ये कटा है वहाँ पे हम D नाम दे देते हैं। और इससे क्या हुआ लंब से कि ये भी 90 हो गया और इस तरफ का भी 90 अंश हो गया, और बड़ा त्रिभुज दो छोटे छोटे त्रिभुजों में भी बट गया है। तो हमने क्या किया है कि BD लंब खींचा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने BD लंब खींचा है किस पे, AC पर। तो हम लिखेंगे कि BD लंब किस पे है, AC पर। अब हमने रचना कर ली है, तो BD लंब AC खींचा। तो यहाँ पे आप एक शब्द और लिखेंगे, वो है खींचा, और यहाँ पे पूर्णविराम। अब आपको उपपत्ति करनी है, मतलब अब आपको प्रूफ दिखाना है कि कैसे है। तो रचना तो कर ली, अब उपपत्ति करना है। तो आपके सामने मैंने आपको बताया कि ये करना कैसे है। देखो एक बार बड़ा त्रिभुज लेना है ABC, ठीक है, एक बार बड़ा त्रिभुज लेना है ABC, और उसके साथ में छोटा त्रिभुज लेना है ADB, जो ऊपर बना है ADB, ये वाला त्रिभुज। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। एक बार ये बड़ा त्रिभुज लेना है ABC, ये तो दिख ही रहा। एक बार ये छोटा त्रिभुज, ये देखो मैंने छायांकित किया है ADB, या फिर ऐसे पढ़ दो ABD, ठीक है। तो चलो, तो बड़ा त्रिभुज क्या है, ABC। तो लिखेंगे, पहले छोटा ले लो, ठीक है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, अब बड़ा त्रिभुज ले लो ABC में हमें क्या करना है एक्चुअली में कि इन दोनों त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज, दोनों में समरूपता हासिल करनी है।
तो कैसे कर सकते हो, देखो पहली बात तो दोनों त्रिभुजों में 90 अंश का कोण बना हुआ है। कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, और देखो कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री कोण डी पे बना हुआ है, ये देखो 90 अंश है ना छोटे त्रिभुज में ए डी बी में, और बड़े त्रिभुज में बी बिंदु पे बना ही है क्योंकि यहाँ पे समकोण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो छोटा त्रिभुज है उस पे बिंदु डी पे बना है तो कोण डी जो है वो 90 अंश का है, जो कि बराबर है बड़े त्रिभुज के कोण बी पे बने 90 अंश के। और कोष्टक में लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो है 90 अंश का है, तो दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश का है। पहली बात तो समझ में आ गई कि चलो ठीक है, यहाँ पे 90 बना है छोटे त्रिभुज में, देखो ए बी डी में यहाँ पे 90 बना है, और बड़े त्रिभुज में यहाँ पे 90 बना है। ठीक है, तो अब दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता समझ में आई कि ये जो कोण ए है ना, ये जो कोण ए है ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। अगर हम बड़े त्रिभुज में देखें तो भी कोण ए मिल जा रहा है, और छोटे त्रिभुज में देखें ए बी डी में तो उसमें भी कोण ए ही आता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि दोनों त्रिभुजों में जो कोण ए है ना, वो दोनों में है, तो कोण ए एक उभयनिष्ठ कोण है। तो ये भी हमें जब हमें समान चीजें मिलती हैं किसी भी त्रिभुज में तो हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए हैं त्रिभुज ए बी सी के। और कौन सी समरूपता लगाई है, दोनों कोण ही है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से। ठीक है, तो अब इसलिए दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में एक खास बात होती है, समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती है ना वो अनुपातिक होती हैं। तो अब हमें देखना है कि उभयनिष्ठ कोण ये है, तो उभयनिष्ठ कोण से ही हमें अंदाज लगाना है कि इनकी संगत भुजाएं कहाँ से और कैसे हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो हमारा जो बड़ा त्रिभुज है वो हम पहले बना लेते हैं। हमारा बड़ा त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो चलिए ये है ए, यहाँ पे बी बना है और ये है सी। और जो हमारा छोटा त्रिभुज है वो भी हम बना लेते हैं। अब चूंकि छोटा जो त्रिभुज है वो है ए बी डी, तो जैसे बना है वैसे भी हम बना सकते हैं। तो हमने बनाया अलग से इसको, देखो यहाँ 90 डिग्री है तो ये बिल्कुल लंबा आएगा इस तरीके से, ये 90 अंश का है, और ये जो है इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है डी है। अब बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे 90 इसमें डी बिंदु पे बना है और यहाँ पे 90 इसमें ये बना है। तो हम इसको भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये आ जाए। तो हम कैसे बना सकते हैं कि जो ए डी भुजा है वो ऐसे आएगी इसकी, ए और डी, और बाकी जो बी है वो इस तरफ आ जाएगा। तो हम इसी चित्र को ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ। क्योंकि हमने क्या किया, इसको सिर्फ घुमा दिया, इसको पलट दिया ऐसे, तो ये आ गया इस तरफ, ये आ गया इस तरफ। देखो क्यों पलटा, क्योंकि हम इसका 90 डिग्री बिल्कुल वैसे ही दिखाना चाह रहे हैं जैसे ये है, एक खड़ी लाइन पहले। तो ये वाली लाइन जो है वो हमने यहाँ पे पहले बनाई, फिर जो बिंदु बी है इस तरफ बनाया, और ये देखो डी पे भी अभी भी 90 डी पे ही है, डी के सामने ए है देखो, और बी है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम इन दोनों त्रिभुजों को एक साथ देख सकें और इनकी भुजाएं अनुपात कर सकें। तो देखो ये है इसका कोण ए और ये है इसका कोण ए, दोनों उभयनिष्ठ कोण हैं। तो उभयनिष्ठ कोण से जुड़ी हुई दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और यहाँ देखो उभयनिष्ठ कोण से जुड़ी हुई दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा हमें लेना है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ए डी बटे ए बी कर सकते हैं हम, क्योंकि इस त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से हमने यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लिख रखा है पहले, ए बी डी, मतलब ये वाला ए बी डी। तो हम क्या करेंगे, उस कोण में जो भुजाएं आ रही हैं कोण से सटी हुई, ए डी और ए बी, इसको लिख लेते हैं। बटे में लिखेंगे लेकिन अनुपातिक होती हैं। तो ए डी बटे क्या लिखेंगे,
ए बी और बराबर, क्योंकि अनुपातिक होती हैं भुजाएं दोनों तरफ। अब बड़े त्रिभुज में आ जाओ, बड़े त्रिभुज का कोण ए ये है, तो इससे सटी हुई दोनों भुजाएं एक ये है और एक ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी, पहले ये वाली भुजा ए बी, फिर लिखेंगे ए सी। ठीक है, जैसे पहले हमने लंब लिखा था, तो लंब के संगत लंब है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी और फिर बटे में क्या आएगा ए सी। ठीक है, तो यही रहता है। अब हम इसको त्रियक गुणा करके छोड़ देते हैं, तो त्रियक गुणा ए बी का क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ए डी और ए सी का क्या होगा ए डी इंटू ए सी, और इसको हम बना देंगे समीकरण 1। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब क्या करना है, ये छोटा त्रिभुज इस तरफ वाला लेना है, अब ये वाला कौन सा बी डी सी, और बड़ा त्रिभुज फिर से वही लेना है ए बी सी। आ जाएगा समझ में, बस देखते रहना। तो मैं यहां पे नेक्स्ट पेपर पे करता हूं, देखो कैसे। अब हमें लेना है छोटा त्रिभुज, पहले इसी प्रकार लिखेंगे और इसी प्रकार, मतलब बिल्कुल सेम पहले ही जैसा है, बिल्कुल सरल, बस विस्तृत है तो थोड़ा सा लगता है कि कठिन है, बट बन जाएगा। देखो डी बी, यहाँ पे भी 90 है आपको पता है, और यहाँ पे भी 90 है, तो बी डी सी मैंने अलग से दूसरा चित्र रखा है, पहले वाला तो नीचे है ये वाला, देखो। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी, ठीक है, ये ले लिया, तथा बड़ा त्रिभुज वही त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इनमें हमें समरूपता हासिल करनी है दोबारा से, तो हो जाएगी, बहुत इजी है। देखो इसका फिर से छोटे त्रिभुज का जो कोण डी है वो 90 इस तरफ वाला रहेगा, पहले जैसे उस तरफ हो गया था 90, तो इस तरफ भी होगा। तो जो कोण डी है वो 90 अंश है, और त्रिभुज एबीसी में तो कोण बी ही 90 अंश रहेगा, तो कोण डी फिर से कोण बी के बराबर हो गया, और ये क्या है, प्रत्येक दोनों में प्रत्येक 90 का है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है। इसके अलावा देखो ध्यान से कि दोनों त्रिभुजों में कौन सा कोण उभयनिष्ठ है, तो देखो ये जो सी कोण है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देखो अच्छे से, बी डी सी में भी ये कोण आ रहा है, और बड़े त्रिभुज ए बी सी में भी यही कोण आपको यहाँ पे दिखेगा। छोटे त्रिभुज बी डी सी में भी यही कोण है, और बड़े त्रिभुज ए बी सी में भी यही सी कोण है, मतलब कोण सी से दोनों ही त्रिभुज बन रहे हैं, छोटा भी और बड़ा भी। तो लिख सकते हो कि कोण सी बराबर कोण सी, लिखोगे उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो दो समानताएं हैं, दो चीजें बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, पहले कोण डी कोण बी के बराबर है, और कोण सी के बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गए हैं किसके, त्रिभुज ए बी सी के। और कौन सी समरूपता है, तो कोण कोण, दो कोण बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से, तो ये लिख दिया कोण कोण समरूपता से। अब जो उभयनिष्ठ कोण होता है ना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो देखो कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इनकी संगत भुजाएं हम आसानी से बना सकते हैं। उसके पहले हम ये दोनों त्रिभुज अलग से पेपर पे बनाएंगे ताकि आपको समझा सकें। तो बस एक छोटी सी बात आपको पता होगी तो आप भुजाएं भी अनुपातिक कर सकते हैं। देखो पहले मैंने वो अपना बड़ा त्रिभुज बनाया जो जैसे बनता है, जैसे बना है, ये है ए बी सी, लेकिन इसका जो छोटा त्रिभुज है वो क्या है, बी डी सी, तो बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं सबसे पहले ताकि आपको लगे कि हाँ वही है, फिर मैं उसको थोड़ा सा घुमाऊंगा तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो डी है, ये देखो बी है, और ये देखो सी है, यहाँ पे 90 है ना, तो एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी बनाया है जो बड़ा है त्रिभुज, और एक इन दोनों में ही हमने समरूपता हासिल करी है, लेकिन इनका जो कोण सी है वो उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे बी पे 90 यहाँ बना है तो डी पे 90 यहाँ बना है, तो इसको हम इसी आधार पे घुमा लेते हैं कि डी अपना ऐसे लंब जो है, जो बी डी लंब है ना, वो बिल्कुल ऐसे आ जाए, और सी उभयनिष्ठ है तो सी यहीं आएगा, तो सी पॉइंट तो निश्चित है कि ये वाला सी यहाँ आएगा क्योंकि इसी के नीचे
तो इस तरीके से हमने बना लिया। देखो आप, ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री जहाँ बना है, ये बना है ना 90, तो यहाँ क्या आ जाएगा D, और C यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो B कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो इसी को हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखो C उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे भी C उभयनिष्ठ है, तो इस उभयनिष्ठ कोण से सटी हुई दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में अनुपात में कर देना है, और ये वाली और ये वाली भी आपस में अनुपात में कर देना। मतलब CD बटे कर सकते हैं BC, इसी तरीके से BC बटे कर सकते हैं AC। तो पहले छोटा त्रिभुज है, तो देखो अब क्या होगा, छोटा त्रिभुज है ना, तो छोटा त्रिभुज क्या है BDC, तो इसमें देखो DC बटे BC कर लेते हैं बराबर। अब पहले DC किया था तो यहाँ पे भी पहले BC होगा, आधार और आधार, यहाँ पे आ जाएगा BC और बटे, फिर होगा ये कर्ण किया था तो फिर कर्ण हो जाएगा DC बटे BC, और यहाँ पे आ जाएगा AC। ठीक है, अब कर लेते हैं तिर्यक गुणा, तो BC BC का क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, और AC और DC का हो जाएगा AC इंटू DC, और इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना है। देखो समीकरण 1 कहाँ है, ये देखो, ये है समीकरण 1, ये दिख रहा है ना समीकरण 1, और ये जो है ये है समीकरण 2। तो चलो फिर जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 जो है वो यहाँ पे है AB वर्ग बराबर AD प्लस AC। देखो समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण 2 जो है यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। BC वर्ग बराबर AC इंटू DC, ये मैंने अलग से लिखा है तो आप इस बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये अपना समीकरण 2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, LHS LHS जुड़ेगा और RHS RHS जुड़ेगा, तो AB वर्ग के साथ में प्लस हो जाएगा BC वर्ग। तो अब आपको समझ में आएगा, तो यहाँ पे देखो AB वर्ग के साथ में हो जाएगा BC वर्ग बराबर, अब देखो आगे क्या होगा, और ये देखो, और AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC हो जाएगा। तो कर लेते हैं AD इंटू AC प्लस ये देखो AC इंटू DC। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर। अब देखो AC यहाँ पे है और AC यहाँ से है, तो AC अपन उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा AD और DC। तो AB स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस और BC स्क्वायर बराबर AC ज्यों का त्यों। AD प्लस DC क्या बना रहा है, बहुत अच्छे से देखो चित्र में, ये है चित्र, AD और DC, AD और DC दोनों को मिला के बन रहा है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC। AC AC क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था। आप देखोगे जो हमें सिद्ध करना था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखो जो हमें सिद्ध करना है AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, वही यहाँ पे आ गया है कि AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। इसको इस तरफ लिखेंगे तो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा जैसा ये है, तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम या फिर सिद्ध हुआ। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ और खुद से ज़रूर करें। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, इतने सारे आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे किया गया है, और वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। और ये है